ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया आपको कि रावण का दशहरा मन गया, राजी खुशी, और अंग्रेजी सरकार का जो अधिकारी चीफ गेस्ट बन के आया था वो कुलकर्णी सरकार को धमका गया कि मुझे तुम रिश्वत देते हो। साथ ही कह गया कि मेरे ऑफिस में आना, तुमसे वहाँ बात करूँगा, और ये जो तुमने पैसा दिया है ये सरकारी ट्रेजरी में जमा होगा। ठीक है जी। कुलकर्णी सरकार कुत्ते का सा मुंह बनाकर रह गए। रही सही कसर उनके बेटे ने पूरी कर दी। केशव ने 20 पब्लिक में उसने उनकी उतारी कर दी कि तुम इसीलिए आगे बैठे थे अभिभावक बनकर बच्चे के, ताकि अंग्रेजी सरकार के अधिकारी के साथ तुम अपनी चाल चल सको। कोई बात नहीं। कुलकर्णी सरकार अपना कुत्ते सा मुंह लेकर घर आ गए। उधर तेजस्वी, प्रहलाद की माँ, केशव की पत्नी, बॉम्बे जाने की तैयारी करे बैठी हैं। जब केशव को आने में देर हुई तो सारे केशव भी, प्रहलाद को आने में देर हुई नाटक की वजह से, रामलीला की वजह से, तो वहीं दशहरा मैदान में पहुंच गए। तेजस्वी भी, रुक्मणी जी भी, और कुलकर्णी जी की तो उतारी हुई थी वहाँ पर, तो कुलकर्णी जी तो वहाँ से निकल लिए। अब उसका हाथ पकड़ कर खींच कर घर ले जाने के लिए चली। तेजस्वी नहीं चला। उसने अपने नौकर को आदेश दिया, जो बम्बई से उसके साथ आया हुआ था, कि इसको जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठाओ। प्रहलाद हो गए फ्रीज, बिल्कुल ना किसी के हिलाए से हिल रहे, ना बोल रहे। जिस अवस्था में थे उस अवस्था में खड़े के खड़े रह गए। एक तरह से जैसे खेल खेलते हैं ना स्टैचू, उस अवस्था में खड़े के खड़े रह गए, ना बोल रहे ना हिल रहे। सब में घबराहट मच गई। केशव भी घबरा गया, रुक्मणी जी भी घबरा गई, यहाँ तक कि तेजस्वी का भी बुरा हाल हो गया, चिंता में कि क्या हुआ मेरे बेटे को। कोई बात नहीं, कोई पानी ला रहा है, कोई पानी के छींटे मार रहा है, सारे परेशान। उधर बाबा ने, द्वारका माई पहुँच गए थे, वहाँ पर बाबा को कुछ एहसास हुआ। उन्होंने अपनी धूनी के पास जाकर बैठे और धूनी में वहाँ का सारा हाल देखा। बाबा धूनी में से थोड़ी सी राख लेकर और भागे भागे उस स्थान पर पहुँचे। तेजस्वी बाबा को देखकर और भड़क गई, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। रुक्मणी जी ने भी कहा, तेजस्वी समय को समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम एक अच्छी माँ बनकर दिखाओ जिसे सिर्फ अपने बेटे की चिंता हो। बाबा ने उनकी सबकी बातें सुन ली। बाबा ने तेजस्वी का भी मान रखते हुए कहा, अगर मैं बिना हाथ लगाए कुछ इसका उपचार करूं तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तेजस्वी कुछ नहीं बोली। बाबा ने ऊदी की राख पत्ते में जो लेकर आए थे बांध कर, उसको पुड़िया को खोला और फूंक मार दी प्रहलाद की तरफ को। ऊदी की राख प्रहलाद के चेहरे पर जैसे ही पड़ी, उसके अंदर चेतना लौट आई। प्रहलाद की जैसे ही चेतना लौटी तो तुरंत आकर बाबा से चिपट गया, बाबा के गले लग गया। बाबा ने भी उसे अपने से गले लगा लिया और सब में खुशी का माहौल छा गया। इधर तेजस्वी ने कहा, ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं बम्बई जाने का प्रोग्राम स्थगित करे देती। प्रहलाद भी खुश हो गया कि उसे अब बम्बई नहीं जाना। सब लोग हंसी खुशी बाबा द्वारका माई चले गए और वो अपने घर चले गए। इधर अगले दिन सुबह कुलकर्णी सरकार पहुंचते हैं कि भाई अंग्रेज अधिकारी ने बुलाया, जरूर उनकी क्लास लगेगी।
डरते डराते कुलकर्णी सरकार पहुंचे अंग्रेज अधिकारी के सामने। अंग्रेज अधिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारे बारे में पिछले अधिकारी ने काफ़ी कुछ बताया है और मैं उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन कुलकर्णी, तुमने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की, पब्लिक के सामने पैसा देने की क्या ज़रूरत थी। अब वहाँ मुझे अपना सम्मान भी तो बचाना था, वरना पब्लिक सोचती मैं रिश्वतखोर आदमी हूँ। इसलिए आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। कुलकर्णी बड़ा खुश हुआ और तुम्हारी जो शिरडी की मुखियागिरी जा रखी है, वो मुखियागिरी में तुम्हें लौटा रहा हूँ और साथ ही एक गांव की और तुम्हें मुखिया बनाता हूँ। अब तुम्हारे पास 3 गांव का चार्ज रहेगा। कुलकर्णी तो बैठे बैठे ही सदमे में आ गए। कह रहे, मैं तो एक की बात कर रहा था, इन्होंने तो मुझे 3 गांव का मुखिया बना दिया। अब कुलकर्णी सरकार वहाँ से तो और इसी प्रकार अपनी सेवा भेजते रहना हमारे पास। इस तरह से कह के अंग्रेज अधिकारी पब्लिक के सामने तो बहुत बड़ा भगत बन रहा था, बहुत बड़ा ईमानदार बन रहा था, लेकिन ये साले अंग्रेज सारे ही भ्रष्ट थे। खैर जी, कुलकर्णी अब खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आके अपनी पालकी सजाई। जिस पालकी पर 4 कंधों में बैठकर वो चलते थे, चढ़ के गाँव का दौरा करनी चलती है। किसी को टक्कर मार रहे हैं, किसी का सब्जी का ठेला फेंक रहे हैं। और जब गांव वालों ने उनका विरोध किया तो कहने लगे कि शायद तुम्हारी स्मरण शक्ति खत्म हो चुकी है। मैं पहले खाली शिरडी का राजा था, अब मैं 3 गांव का राजा हूं। और याद रहे, किसी ने भी सिर उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। तो कुलकर्णी सरकार की बादशाहत फिर दोबारा से उनके हाथ में आ गई। अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें फिर से शिरडी का मुखिया बना दिया। इधर पुलिस थाने में एक हवलदार था, गणपत। दोस्तों, नया कहानी चालू होने जा रही है, नई कहानी का शुभारंभ होने जा रहा है। एक हवलदार था गणपत, शिरडी के नज़दीक की ही पुलिस थाने में। उसका एक सहयोगी हवलदार था और एक इंस्पेक्टर था। 3 जनों का मात्र स्टाफ था पुलिस चौकी पर। गणपत संगीत का बहुत शौकीन था। 24 घंटे उसे संगीत के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। काम करते करते गाना गुनगुनाना, काम करते करते कोई भी कविता लिखना, इस तरह के उसके शौक थे। उसके सीनियर अधिकारी ने उसे किसी केस के सिलसिले में भेजा। काम के प्रति बहुत सिंसियर था। काम को जो भी कोई केस आता था उसको चुटकियों में रफा दफा कर आता था, मतलब आराम से निपटा लिया करता था। उसका सहयोगी जो था उसको देखकर जलता था। एक दिन मौका मिला, अधिकारी ने गणपत को भेजा केस को हल करने के लिए। उसने केस को हल कर लिया। पीछे पीछे सहयोगी भी अपने सीनियर की से सिफारिश करके कि ये ज़्यादातर संगीत में मगन रहता है, कहीं उल्टा सीधा ना कर दे। सर, मैं भी जाऊं क्या? तू भी चला जा भाई। सीनियर ने कहा, ठीक है, तुम भी चले जाओ। अब सीनियर ने उसे भेज दिया। उसने क्या काम किया, जिस केस को हल करने गया था, केस था एक पिता का बेटा, एक पिता का बटुआ पर्स उसी के बेटे ने चुरा लिया। वो कहीं बाजार गए थे और पर्स उनका चुरा लिया। अब गणपत ने जब जाकर वहाँ पूछताछ चालू की तो बेटा जो था दाएं बाएं को खिसकने लगा। गणपत ने समझ गया कि हाँ भाई, बेटा चोर कोई और नहीं, खुद इसका बेटा है। गणपत ने उसका पर्स उसको वापस कह सुन के, जैसे पुलिस वाले करते हैं। हम क्यों पुलिस का केस थोड़ी सुना रहे हैं आपको, जो आपको पुलिस की दास्तान सुनाएंगे। गणपत ने वो केस हल कर लिया और गणपत अपने कार्यालय के लिए निकल लिया।
जिसका केस हल किया था व्यक्ति का, वो बड़ा खुश हुआ। गणपत से कहने लगा कि मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपने मेरा बटुआ ढूंढ के दिलवा दिया, मुझे क्या पता था मेरे घर में ही चोर बैठा है। गणपत ने कहा, अब वो संगीत का शौकीन था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 20 बच्चों में बाजार में बांसुरी बिकती है 1-1 पैसे की, वो खरीद कर 20 बच्चों में बांट देना। अब उसका जो सहयोगी हवलदार आया था वो पीछे रह गया। उसने उसको मालिक को उल्टा समझाया कि गणपत ने अपने लिए 20 बांसुरी मंगाई। उसने वो 20 बांसुरी लाकर गणपत की टेबल पर रख दी। ये और सहयोगी ने सीनियर अधिकारी को आकर ये बताया कि जी गणपत ने 20 बांसुरी उससे रिश्वत में ली है उसका केस हल करने की। सीनियर को तो गुस्सा आना लाजमी था। उसने गणपत को कहा कि गणपत, आज के बाद तुम फील्ड में काम नहीं करोगे, यहीं ऑफिस का ही कार्यभार संभालोगे, और तुम्हारे ऊपर जांच बैठाई जा रही है कि इससे पहले भी तुमने किस किस से रिश्वत ली है, इस चीज़ की तुम्हारे ऊपर जांच बैठा ली जा रही है। तो गणपत बाबू ऑफिशियल क्लर्क बनकर हवलदार से ऑफिशियल क्लर्क बनकर रह गए, लेकिन उनका संगीत का नशा अभी भी नहीं उतरा। साइकिल पर चलते थे उस जमाने में, संगीत के ध्यान में इतने मगन रहते थे कि कभी वो किसी पत्थर पर साइकिल चढ़ती और वो धड़ाम देने से नीचे गिर जाते। ये उनके हाल थे। खैर, आगे आगे गणपत जी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। नया व्यक्तित्व कथा के अंदर एंट्री कर रहे हैं गणपत जी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।